हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमिक्स सर्वे की सीरीज के अंदर फोर्थ चैप्टर लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है इन्फ्लेशन। तो थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में पहले बात करते हैं कि ये चैप्टर हमको क्या बता रहा है, उसके बाद में हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, मार्केट में क्या हमने पिछली क्लास में भी बात करा था कि जो आरबीआई है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका मेन एम होता है हमारा, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका मेन एम होता है हमारा कि ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन कंट्रोल उसका प्राइम एम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, तो दूसरा, ये एक तो ये आरबीआई करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड, जिसके अंदर वो रेपो रेट और हमारी जो बैंक रेट वगैरह होती है उसको चेंज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, वो ये डेटा उठाते कहाँ से कि इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है। तो हमारे पास में दो इंडेक्स है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। ठीक है, दो काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये। इनसे भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल ही जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में उठा के देखिए आप, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे अपना यूपीएससी हो। एक तो इन्फ्लेशन से, जिसमें से ये इन्फ्लेशन इंक्लूड्स सीपीआई, डब्ल्यूपीआई एंड फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये दो तीन जो चीजें हैं इकोनॉमिक्स की, ये कोर ऑफ द कोर है इकोनॉमिक्स का। स्कीम्स के अलावा इससे तो ये जो स्टैटिक पार्ट है ना इकोनॉमिक्स का, एक तो फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स ऑब्लिक मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, दूसरा ये अपना डब्ल्यूपीआई सीपीआई। इनसे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हमेशा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं है कि किसी भी एग्जाम में स्किप करे वो, क्योंकि ये इनसे आना ही आना है क्वेश्चन, क्योंकि ये कोर है। इसी के आसपास में अपनी पूरी इकोनॉमिक्स और आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट इसी के आसपास घूमती है पूरे साल भर की, कैसे मैनेज करना है। सीपीआई हमारा जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और डब्ल्यूपीआई हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसमें से हम ज्यादा बात इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग करेंगे सीपीआई की, क्योंकि सीपीआई क्या है ना, ये दिखाता है कंज्यूमर लेवल पे कितना मार्केट में जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो सीपीआई को बेस मान के और वो कैलकुलेट करते हैं। इनमें क्या ना डिफरेंसेस होते हैं कुछ गुड्स के। ये कंज्यूमर प्राइसेस कंज्यूमर लेवल पे कैलकुलेट होता है, ये होलसेल लेवल पे मार्केट में कैलकुलेट होता है। तो उसको हम डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि पहले हमको सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद में तो ये जो डेटा दे रखा है ये समझना तो बहुत ही इजी इजी खेल है, कोई बहुत बड़ी टास्क है नहीं इसको अंडरस्टैंड करना। फिर सीपीआई में भी दो पार्ट हमको देखना पड़ेगा, एक तो कोर इन्फ्लेशन और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, इन दोनों में भी हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों क्या होता है, गवर्नमेंट इनको क्यों कैलकुलेट करती है और गवर्नमेंट इससे क्या रिजल्ट्स निकाल के किस तरह से पॉलिसी चेंजेस करते हैं। ठीक है, ये पूरा साइकिल है। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, कैलकुलेट करती है इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड वो एमएसओआईपी करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। उसके बाद में कैलकुलेशन के बाद में जो रिजल्ट होते हैं उसके बेस पे आरबीआई क्या करता है, पॉलिसी चेंजेस करता है। पॉलिसी चेंज करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ तो वो मॉनेटरी इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है, कुछ तो वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, कुछ वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेते हैं। वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस तो आरबीआई लेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। भाई या तो वो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड अगर इश्यू है तो मॉनेटरी पॉलिसी से सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज कुछ टाइम पे क्या होता है ना कि होल्डिंग और ये जो होता है ना मार्केट में, कुछ जैसे प्याज वगैरह ये होल्ड कर लिए जाते हैं, तो उन सब के रिगार्डिंग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है ताकि मार्केट में इतना ज्यादा हमारे पास में इन्फ्लेशन ना रहे। तो ये मोटी मोटी कहानी है इन्फ्लेशन कंट्रोल की और आरबीआई किस तरह से कंट्रोल करता है। अपने आप में पूरा चैप्टर है होने को तो ये इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, बट अभी ये चैप्टर जो इकोनॉमिक सर्वे का ये समझने के लिए आई थिंक इतना इनफ है हमारे पास में। इतना अगर हम समझ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन, ये जो सीपीआई है इसको डिटेल में हम देखते हैं कि क्या है। उतना ही हमने इंक्लूड किया है जितना हमको अभी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, अदरवाइज तो सीपीआई काफी बड़ा टॉपिक है। देखते हैं एक बार, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई।
measure changes our time in the general level of prices of fixed basket of goods and services consumed by household. Okay, it deals with household consumers. Okay, household जो जो चीजें कंज्यूम करते हैं जनरली डे टू डे में, उन्हीं सब चीजें को एक बास्केट में इंक्लूड किया गया है, और उस बास्केट पे क्या जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस कैलकुलेट किया जाता है, जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस कैलकुलेट किया जाता है। मींस इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस उनका, और ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा कम होगा तो क्या होगा, मार्केट में रिसेशन आ जाएगा। ओके, सो मूविंग फर्दर, अब हम देखते हैं। देखो दो तरह के मैंने बताया, सीपीआई को दो जगह डिवाइड कर रखा है, एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में, एक अपना कोर इन्फ्लेशन में। तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में। देखो बास्केट ऑफ गुड्स है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आ जाता है इससे कि सीपीआई के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, तो वो हमको डिटेल में देखनी है। देखो हाउसिंग सबसे पहले, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड और एनर्जी। यही हाउस होल्ड्स के मोटे मोटे 6 खर्चे हैं, फूड, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और हाउसिंग। ओके, जिसमें से अगर आप फूड और एनर्जी को हटा दिया जाए तो ये हो जाता है हमारा कोर इन्फ्लेशन। मींस इनकी मोर और लेस प्राइसेस क्या है, स्टेबल रहती है, तो ये कोर इन्फ्लेशन है। जबकि फूड और एनर्जी दो ऐसे पार्ट है जिनकी थोड़ी सी फ्लक्चुएट ज्यादा होती है। ओके, इनकी प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो इनको हेडलाइन इन्फ्लेशन में कैलकुलेट किया जाता है। मींस अगर इन चारों को मिला के इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा, और हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारा कोर इन्फ्लेशन होगा। मैंने रीजन भी आपको बता दिया कि क्यों फूड और एनर्जी को अलग रखा जाता है कोर इन्फ्लेशन से, क्योंकि इनकी वैल्यूज थोड़ी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो हमको एग्जैक्ट डेटा मिल पाए, यही हमारा मेन मोटिव रहता है इसके पीछे। दूसरा जो इंडेक्स होता है हमारा, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो हम इन दोनों में भी देख लेते हैं कि किस चीज को कितना वेटेज दिया गया है। ठीक है ना, ये एक स्टेप डीपर हम कह सकते हैं। ये सेकंड स्टेप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला ये पूछा जा सकता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है। ये लास्ट टू लास्ट ईयर ही आरएस में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में जो डिफरेंस पूछ लिया था। ये यहाँ पे यूपीएससी पूछ लेता है। यूपीएससी इस जगह से क्वेश्चन पूछता है कि किसको कितना वेटेज दिया गया है। वो बिल्कुल आपको एक 4 ऑप्शन दे देंगे और वो बता देंगे कि इनका बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आप बताइए, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इनके वेटेज का। तो ये एक स्टेज ऊपर के क्वेश्चंस हैं। पहले हम क्या ना इनमें डिफरेंस देख लेते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में, उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन से गुड्स को कितना वेटेज दिया गया है इसके अंदर। ओके, तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई देखो डेफिनेशन, अमाउंट्स टू द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द होलसेल लेवल। तो डब्ल्यूपीआई का नाम ही होलसेल प्राइस इंडेक्स है, तो ये होलसेल लेवल पे ही हमारा प्राइसेस, जनरल प्राइसेस कैलकुलेट करते हैं। इंडिकेट्स द एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज एट द रिटेल लेवल। ये कंज्यूमर्स की बात करता है, तो रिटेल लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, हम ये दो अलग अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो भी एक सोचने वाली बात है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल पे क्यों कैलकुलेट करते हैं, और डब्ल्यूपीआई मींस इतने मतलब होलसेल से कंज्यूमर तक आते आते क्या ही चेंज हो जाता है, बहुत चेंज आ जाता है। देखो मार्केट में, एक्चुअली मार्केट को अगर आपको स्टडी करना है तो इन दोनों इंडेक्स को आप अगर डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है। सपोज करो आप सीपीआई नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, गवर्नमेंट सिर्फ डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट कर रही है, तो जो बड़े बड़े जो मार्केट में डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल एक साथ खरीद के और उसको होल्डिंग कर लेते हैं। होल्डिंग बोल दो या फिर जनरल टर्म्स में उसको इकोनॉमिक टर्म्स में होल्डिंग बोलते हैं। ओके, गोदाम में भर लेते हैं वो उसको। तो उसको गोदाम में भरने से क्या होता है कि मार्केट में उस गुड की जो क्वांटिटी वो कम पड़ जाती है। जैसे प्याज का हम केस ले लेते हैं, अनियन का केस लेते हैं हम। ठीक है, कई बार हमने देखा है कि अनियन क्या है ना कि 10 रुपए किलो भी बिक रहे हैं मार्केट में, 10 रुपए केजी भी मिलता है, और हमको कभी कभी देखोगे आप 100 रुपए केजी भी मिलता है। सेम केस इज विथ टोमेटो। ओके, टोमेटो के साथ में भी सेम केस है। तो ये क्यों होता है कि जो क्या है ना होल्डिंग के कारण होता है, मार्केट में क्या है ना इनको होल्ड कर लिया जाता है क्वांटिटी को इनको।
बड़े बड़े गोदाम बना रखे वहां पर रख लेते हैं, ताकि जब वैल्यूएशन मार्केट में अगर किसी चीज की कमी होगी तो ऑब्वियसली बात है, डे टू डे यूज वाली चीजें तो इनकी प्राइसेस बढ़ेगी और फिर वो थोड़ा थोड़ा बेच के इससे मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जो मार्केट में चलती रहती है। गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में काफी सारे डिसीजंस भी लेती है। इसीलिए हमको क्या करना है ना, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है ना। क्या जैसे ये बड़े बड़े होल्डिंग वाले जो लोग होते हैं जो मटेरियल को होल्ड करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट के पास में भी ये सारा मटेरियल होता है। अगर एक प्राइस एक लेवल से ज्यादा करके किसी कमोडिटी का प्राइस जाता है ना, तो गवर्नमेंट खुद के गोडाउन में से वो मटेरियल रिलीज कर देती है मार्केट में, जिससे कि प्राइस वापस एक पर्टिकुलर लेवल पे आता है। ठीक है, तो ये पूरा खेल होता है मार्केट का। आगे बढ़ते हैं। पब्लिश कौन करता है? देखो, पब्लिश करता है इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार ही क्वेश्चन आए हैं। मतलब ये तो एक ऐसा मान लो कि ये जो टेबल है ना सीपीआई डब्ल्यूपीआई की डिफरेंसेस की और हेडलाइन और ये कोर इन्फ्लेशन, ये तो दो फेवरेट चीजें ऐसी हैं कि इनसे क्वेश्चन उठा के दे ही दे देते हैं हर साल ही। तो इसको कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जबकि जो हमारा सीपीआई उसको एनएसओ कैलकुलेट करता है, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आता है। ठीक है, कमोडिटीज इसमें सिर्फ गुड्स होते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम सर्विसेज नहीं कैलकुलेट करते हैं, जबकि जो सीपीआई होता है उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों कैलकुलेट की जाती है। इन्फ्लेशन मेजरमेंट फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से मार्केट में गुड्स एंटर करते हैं होलसेल से और कंज्यूमर पे लास्ट स्टेज होती है। मूविंग टू प्राइस पेड बाय मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स। ये इसकी तो जो प्राइस है वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर करते ही हैं, पेड इसकी कंज्यूमर करते हैं। टाइप्स ऑफ कमोडिटीज कवर्ड, कौन कौन सी कमोडिटीज कवर्ड करी जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स में? मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, इंटरमीडिएट गुड्स लाइक मिनरल्स, मशीन, बेसिक। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स भी आपका, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स का मतलब जो रॉ मटेरियल होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम काम में लेते हैं वो, प्लस इंटरमीडिएट गुड्स, दोनों के ऊपर होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। जबकि जो हमारा सीपीआई है, सीपीआई में क्या होता है? देखो, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, अपैरल, फूड, बेवरेजेस, हाउसिंग, मेडिकल केयर, डे टू डे चीजों में जो कंज्यूमर को चाहिए वो सारी चीजें इंक्लूड कर रखी है इसमें। देखो, इसका बेस ईयर है 2011-12 और इसका है 12। इसका अभी रिवाइज होने वाला है, ठीक है, थोड़ा टाइम के बाद में। तो इसका 11-12 और इसका 12 है। देखो, हम बेस ईयर ऐसा रखते हैं जिससे हम एज एक ऐसा स्टेबल ईयर है ना, उसको हम सेलेक्ट करते हैं जब बेस ईयर, ताकि उसका रेफरेंस लेके हम कैलकुलेट कर सके मार्केट कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट चेंज करती रहती है हर 10-5 साल में कि कितना क्या करना है बेस ईयर को। तो अब हम देखते हैं कि किसमें कितना वेटेज दिया हुआ है। देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स की पहले बात कर लेते हैं। इसमें देखो, फ्यूल एंड पावर को है ना, अच्छा हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करते हैं। देखो, 64% जो वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को दिया हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम, ठीक है ना। डब्ल्यूपीआई के लिए लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, सबसे ज्यादा 60% वेटेज है। कितना वेटेज है ये हमको याद रखो ना रखो आप, लेकिन ये याद रखना है कि किसका ज्यादा है, ठीक है ना। इतना मोटा मोटा हमको पता होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया भी होना चाहिए। अगर बेसिक आइडिया हमको नहीं होगा तो हम, अगर जैसे न्यूज में आप पढ़ते हो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो आप एक समझ कैसे पाओगे न्यूज को? न्यूज को समझने के लिए बेसिक चीजों की आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का हमारा सबसे ज्यादा वेटेज है, उसके बाद में प्राइमरी आर्टिकल्स, ओके, और उसके बाद में लास्ट है हमारा फ्यूल एंड पावर। इसको 14.91 वेटेज दिया गया है और इसको प्राइमरी। ये इस तरह से वेटेज डिसाइड किया गया है कि किस चीज का कहां पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। समझ रहे हैं आप कि गवर्नमेंट ने ऐसे ही तो उठा के इसको 60% वेटेज नहीं दे दिया गया होगा, मोर देन 60 है, ऑलमोस्ट 65% ही है। तो ऐसे तो गवर्नमेंट ने उठा के इसको इतना वेटेज नहीं दे दिया होगा। लेकिन देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स में किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और कंज्यूमर लेवल पे किसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? फूड का। भाई कितना महंगा, अगर आज ही मान लो
कि प्याज के भाव अगर डबल हो जाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि हलचल मच जाती है मार्केट में, तो कंज्यूमर वो उसी हिसाब से वेटेज रखा गया है कि किसका कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, अगर हम सीपीआई की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है फूड एंड बेवरेजेस को, ठीक है। उससे कम है हमारा ये मिसलेनियस पार्ट है, मिसलेनियस में सब कुछ आ जाता है, एजुकेशन वगैरह सब कुछ। और उसके अलावा अगर हम देखें मिसलेनियस सेकंड नंबर पे है, उससे कम है हमारा हाउसिंग, हाउसिंग से कम है हमारा फ्यूल एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट से कम है हमारा क्लोथिंग एंड फुटवियर। ओके, और सबसे कम है हमारा 2.38% किसको दिया गया है, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, है ना। वैसा भी यही तो इकोनॉमी चला रहे हैं, इनको सबसे कम वेटेज दे रखा है नहीं क्या, ये तो हमको कोविड में पता चल ही गया है कि कैसे मतलब लिकर और ये जो हमारे पान मसाला है इन सबका कितना इफेक्ट रहता है, पान, टोबैको, और इनको सबसे कम वेटेज दिया गया है। ओके, तो इनकी अगर प्राइस चेंज होगी, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, पान, टोबैको और इंटॉक्सिकेंट्स हैं, तो इनकी प्राइस का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं मार्केट में। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, फूड एंड बेवरेजेस का, क्योंकि ये तो भाई खाना तो सभी लोग खा रहे हैं, सभी लोग जनरल चीजें खा रहे हैं, दाल सभी खाते हैं, तो वही सबसे ज्यादा वेटेज है फूड एंड बेवरेजेस का। तो ये मोटा मोटा कहानी थी होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई की, और इन दोनों में हमने डिफरेंस भी देख लिया है, इन दोनों की हमने डेफिनेशन देख ली, और तो हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। हाँ, ये दो चीजें और बच गई, देख ही लेते हैं साथ में। बेस ईयर, देखो बेस इफेक्ट क्या होता है, बेस इफेक्ट होता है ये, हम जब ये वाला ग्राफ पढ़ेंगे तब बेस इफेक्ट देखेंगे। बेस इफेक्ट दो इफेक्ट दे रखे हैं, तो मोमेंटम इफेक्ट और बेस इफेक्ट क्या होते हैं। देखो, बेस इफेक्ट रेफर्स टू द डिस्टॉर्शन इन ग्रोथ और इन्फ्लेशन फिगर कॉज्ड बाय एन अनयूजुअल हाई और लेग कंपैरिजन बेस इन द प्रीवियस ईयर। मींस जैसे हमने बेस ईयर कैलकुलेट सेलेक्ट कर रखा है 2011, है ना, सीपीआई का, तो इसके इफेक्ट के कारण या तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा शो करे आज की डेट में, या इन्फ्लेशन बहुत कम शो करे, तो उसको बोलते हैं हम बेस इफेक्ट। मींस जिसके कारण बेस ईयर के कारण हमारा जो आज की जो कैलकुलेशन है उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है, तो उसको बेस इफेक्ट बोलते हैं। सपोज करो उससे पहले हमारा बेस ईयर था 1997, सपोज कर लेते हैं हम 1997 का बेस ईयर मान के चले, तो उस टाइम पे भाई दाल और जो हमारे फूड की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मान लो, ठीक है। लेकिन अगर हम बेस ईयर आज शिफ्ट कर दें, मान लो 1997 से सपोज करो गवर्नमेंट आज के शिफ्ट कर रही है 2011, तो आज कितना है, 80 रुपए केजी। तो अगर इसको अगर हम रेफरेंस लेके कैलकुलेट करेंगे आज की चीजें, तो हमको इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा दिखेगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन देखेगा मार्केट में कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है। लेकिन अगर हम इसको 2011 पे शिफ्ट कर देते हैं 80 केजी, तो वैसी बात है आज की डेट में अगर 100 रुपए केजी भी दाल का भाव हो जाता है तो 20 रुपए इंक्रीज हुआ है 2011 में, अगर 80 केजी था तो ये बेस इफेक्ट होता है मोटा मोटा, ठीक है। और अगर इसको हम 2011 से 2021 पे ले आए तो इन्फ्लेशन और कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि इन्फ्लेशन 2021 में ऑलमोस्ट दाल का भाव कितना हो गया होगा, 95, और आज अगर 100 रुपीज है तो 5 रुपए इन्फ्लेशन दिखाएगा। तो इस तरह से ये इन्फ्लेशन वेरी करता है, बेस इफेक्ट का ये इफेक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज करती है, बहुत ही कंसीडर करके चीजों को कि कितना उस साल के अंदर ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ताकि बेस इफेक्ट कम से कम रहे हमारे कैलकुलेशंस के अंदर। ओके, जैसे गवर्नमेंट को अगर सेलेक्ट करना हुआ तो वो कोविड पीरियड की जो 3-4 साल है वो तो कभी भी बेस ईयर सेलेक्ट करेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें तो मार्केट का फ्लक्चुएशन का हम कुछ आइडिया नहीं लगा सकते। तो एज एक स्टेबल ईयर सेलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर हमेशा वैल्यूएशन, जिसकी वैल्यूएशन का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े चीजों पे। मोमेंटम इफेक्ट क्या होता है, मोमेंटम इफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग ट्रेंड इन इन्फ्लेशन, ग्रोथ और इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ पास्ट मूवमेंट्स एंड नॉट नेसेसरली ड्यू टू शॉक्स। मींस अगर कोई पास्ट मूवमेंट चल रहा है, सपोज करो कोई पास्ट मोमेंटम के कारण इन्फ्लेशन सपोज करो 4% चल रहा है मार्केट में, 4.5 मान लेते हैं, 4 तो आइडियली हो जाता है, 4.5% हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में। तो मोमेंटम इफेक्ट क्या होगा कि मोमेंटम इफेक्ट जैसे इकोनॉमी की साइकिल चल रही है, बिल्कुल एक चेन चल रही है इकोनॉमी की, तो उसी साइकिल के अंदर ये 4.5 ही चला जाए, और छोटा मोटा जो शॉक्स आते हैं ना मार्केट में
उसका कोई खास इफेक्ट पड़े नहीं। इसका सीधा सा एग्जांपल हम लेते हैं 2-3 दिन पहले, देखो सिल्वर का एग्जांपल लेते हैं। सिल्वर जो थी हमारी मेटल, वो ऑलमोस्ट 4 लाख क्रॉस कर गई थी, ठीक है। बट और दूसरे ही दिन, जैसे ये बात है 2 या 3 फेब की, और नेक्स्ट डे ही ये सीधा 1 लाख से ज्यादा गिर गई। अराउंड अभी है 280 चल रहा है, 4 लाख से 280 पे पहुंच गई। तो देख रहे हो आप कितना डिफरेंस आ गया। तो इतना एकदम से सिल्वर गिरने के बावजूद हमारी मार्केट में इतना ज्यादा क्या है ना, कि आप देखो फ्लक्चुएशन दिखेगा नहीं आपको। वो क्या है, मोमेंटम इफेक्ट है। मीन्स ये जो शॉक्स आते हैं ना, उसका इफेक्ट कम पड़ता है। और जो साइकिल पहले से चली आ रही है, अगर वो इकोनॉमी रोबस्ट है और स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो उसी मोमेंटम के अंदर चलती रहेगी। उसको बोलते हैं मोमेंटम इफेक्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द ग्राफ्स। गवर्नमेंट सबसे पहले ग्राफ में क्या बता रही है कि इंडिया रिकॉर्ड द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट। सबसे कम इन्फ्लेशन रेट रहा है सिंस द बिगिनिंग ऑफ सीपीआई सीरीज। सीपीआई सीरीज जब से गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, उसमें इन्फ्लेशन रेट सबसे कम रही है विथ अप्रैल दिसंबर। ये अप्रैल दिसंबर का डेटा हमको दे रखा है 225 का। एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन कमिंग एट 1.7%। दिस वाज ड्रिवन बाय सबड्यूड फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर फूड इन्फ्लेशन कम रहेगा तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कम रहेगा। पहली चीज तो सीपीआई का मेन पार्ट क्या है, फूड है हमारा, फूड एंड बेवरेजेस। और हेडलाइन इन्फ्लेशन मैक्सिमम ही फूड को ही ट्रैक करता है। अगर फूड में इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी ज्यादा रहेगा। तो फूड में इन्फ्लेशन कम है तो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कम है। देखते हैं, देखो जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमारा फूड इन्फ्लेशन है, और ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। ये देखो ऑलमोस्ट इसको कॉपी कर रहा है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में हमारा क्या आ जाता है, कोर इन्फ्लेशन हमारा इंक्लूड करता है सिर्फ हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कोर इन्फ्लेशन मोर और लेस देखो स्टेबल है हमारा, क्योंकि इसमें जो ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाली चीजें हैं वो है ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं करी रखी है। तो इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। डेटा हमको छोड़ दो, अब डेटा क्या दे रखा है, गवर्नमेंट कितना बता रही है, कितना परसेंट है, ये कोई नहीं पूछने वाला। हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रहा है लास्ट ईयर, कैलकुलेट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। तो गवर्नमेंट क्या कंक्लूजन निकाल रही है कि देखो कोर इन्फ्लेशन मोर और लेस स्टेबल है, पहला कंक्लूजन। दूसरा, हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम रहा है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन का कम रहने का रीजन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन का कम रहने का रीजन है कि हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है वो उसमें फूड की जो क्वांटिटी उसमें इन्फ्लेशन काफी कम रहा है। तो अगर फूड में इन्फ्लेशन कम रहेगा तो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कम रहेगा। तो हमारा कोर इन्फ्लेशन है वो तो स्टेबल रहा है, हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारा सबड्यूड रहा है, कम रहा है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आया नहीं है। देखो फूड इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट माइनस में चल रहा है, -2.71 चल रहा है, यहाँ पे माइनस में आ गया है फूड इन्फ्लेशन, और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन भी इसी को कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कंक्लूजन पहले ग्राफ का, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो ग्राफ बच रहे हैं हमारे 3-4 वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।